हेलो 11th क्लास, कैसे हो बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बेटा इससे पहले हम अपनी जो आरो भाग 1 है हमारा, जो हमारी पुस्तक है, उसकी 4 कविता हम पढ़ चुके हैं। आज हम उसके 5वीं कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है घर की याद। इसकी कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। इसमें भवानी प्रसाद में से स्वतंत्रता आंदोलन कांड क्या है? जेल में गए हुए हैं और वहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है और वहाँ वो जेल में बैठे बैठे अपने घर को याद कर रहे हैं। इसका नाम ही क्या है? घर की याद। उन्हें अपने घर की याद आ रही है। बेटा इससे पहले हम थोड़ा भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में जान लेते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र क्या प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं, यानी वो प्रयोग चाहते हैं कुछ बदलाव भी हो जाए, कुछ चेंजमेंट हो, तो उसके वो काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में 1913 में हुआ। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के टिगरिया में 1913 में हुआ। हिंदी साहित्य में उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया है, जिससे उन्हें साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान और दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार उन्हें मिला हुआ है। वे काफ़ी समय तक स्वतंत्रता आंदोलन में उनका हिस्सा रहा है, उन्होंने भाग लिया है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1985 में। अब इनकी रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, गांधी पंचसती, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं। ये इनकी क्या हैं? रचनाएं हैं। इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या हैं कि इन्होंने अपने चारों ओर की समस्याओं को उठाया है। इनके काव्य के अंदर समाज सुधार की भावना देखी जा सकती है। फिर आता है इनकी भाषा शैली। इनकी भाषा शैली क्या है? व्यवहारिक हिंदी है। जो हिंदी हम अपने व्यवहार में प्रयोग करते हैं, आम बोलचाल में बोलते हैं, वो हिंदी इन्होंने प्रयोग की है। कहीं कहीं इन्होंने हम जो सामान्य बोलचाल के शब्द हैं उनका भी प्रयोग किया है। तो बेटा ये थे भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन परिचय। अब उनकी कविता हम पढ़ते हैं, घर की याद। तो बेटा इसका पहला भाग है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। इस पंक्तियों में कवि क्या है? जेल के अंदर बैठा हुआ है और अपने परिवार वालों को याद करते हुए कहता है कि आज लगातार पानी बरस रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, यानी पानी बहुत अत्यधिक ज़्यादा गिर रहा है। रात भर गिरता रहा है, यानी रात भर वर्षा होती रही है। और प्राण मन घिरता रहा है, और मेरा मन, मेरे जो प्राण हैं वो क्या है? घर की यादों में मेरा मन घिरा हुआ है। अर्थात वर्षा रात भर हो रही है, लगातार पानी गिर रहा है, और जो कवि कहता है मेरा मन क्या है? मेरे घर की यादों में घिरा हुआ है। इसके अंदर कवि ने क्या है? अपने जेल के अंदर रहते हुए अपने घर की स्मृतियों का, अपने घर की यादों का वर्णन किया है। फिर आता है बेटा इसके अंदर चित्रात्मक भाषा शैली है। चित्रात्मक यानी चित्र वर्णन किया गया कि पानी कैसे गिरा है, बारिश कैसे हो रही है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि पानी बहुत अधिक ज़्यादा गिर रहा है और मेरा घर मेरी नज़रों में तिर रहा है, यानी मुझे अपना घर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर की मुझसे दूर है कि जो मेरा घर है वो मुझसे दूर है, घर खुशी का पूर है जो। अर्थात जो मेरा घर है वो खुशियों से भरा हुआ है, उसके अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ फैली हुई हैं। अर्थात कवि बार बार ये कहता है कि पानी अधिक संख्या में गिर रहा है और मुझे मेरे घर की याद आ रही है, मेरा घर खुशियों से भरा हुआ है। थर्ड पार्ट देखो, घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। कि कहता है घर की घर में, कि मेरे घर में 4 भाई हैं, मायके में बहन आई और मेरी बहन मायके में हमसे मिलने के लिए आई है। बहन आई बाप के घर,
कि मेरी बहन अपने पिता के घर आई है, उनसे मिलने के लिए आई है। हाय रे परिताप के घर, हाय रे वो दुख प्रकट करता है, परिताप होता है यानी दुख, कि हाय रे परिताप के घर, लेकिन वो तो दुख के घर में आ गई है कि उसको जब उसको पता चलेगा कि उसका भाई जेल में है तो उसको कितना दुख होगा, कि वो तो वहाँ पर क्या है अपना सुख बांटने के लिए आई है, वहाँ पर खुशियाँ बांटने आई है, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि उसका भाई एक जेल में है तो वो कितना दुखी हुई होगी। तो उसके लिए वो खुशियों का घर क्या बन जाता है, दुख का घर बन जाता है। घर की घर में सब जुड़े हैं कि सब इतने कब जुड़े हैं, कि घर की घर में सब आपस में स्नेह के कारण जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। सबकी इतने कब जुड़े हैं, कि सब इतने कब जुड़े हुए हैं, इनका पता ही नहीं चलता कि उन लोगों के अंदर इतना स्नेह कैसे है। 4 भाई 4 बहनें, कि मेरी 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं, बुझा भाई प्यार बहनें। कवि कहता है कि जो कवि के जो भाई हैं वो भुजाओं के समान हैं, क्या जो भुजाएं क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तो उसके भाई वो उस भुजाओं के समान हैं, और उन भुजाओं पर जो प्यारा सा रक्षा सूत्र बंधा होता है, बहन उस प्यार के समान है। इसमें देखो, इसमें कवि अपनी घर की यादों को याद करता है, अपनी भावनाओं का चित्रण करता है। फिर आता है इसमें वही साहित्यिक खड़ी बोली का सफल प्रयोग किया गया है, प्रसाद गुण है। आगे देखो बेटा, हमारा 5 पार्ट है, माँ और माँ बिन पढ़ी मेरी, कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है, यानी मेरी माँ अनपढ़ है। दुख में वह गढ़ी मेरी, यानी उसका जीवन का निर्माण क्या है, दुखों से भरा हुआ है, कि मेरी माँ ने जीवन में कभी सुख नहीं देखे, उसने जीवन में आज तक दुख ही दुख झेले हैं। माँ की जिसके गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, कि माँ तो वह होती है कि जिसकी गोद में यदि एक बार सिर रख लिया जाए तो दुख नहीं फिर। तो मनुष्य के जीवन में चाहे कितने भी दुख हों तो उसे फिर दोबारा से दुख अनुभव नहीं होते। तो कवि ने यहाँ पर क्या किया, अपनी माँ का वर्णन किया है कि माँ एक ऐसी, यानी उसके अंदर ऐसी भावना, ऐसा स्नेह होता है कि यदि उसके स्नेह रूपी जो ममता के अंदर आंचल होता है उसके अंदर यदि सिर रख लिया जाए तो मनुष्य को कितने भी दुख हों उसे कोई दुख नहीं रहता, अपने सारे दुख वो भूल जाता है। आगे देखो बेटा, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, कि जो मेरी माँ की जो स्नेह धारा है, यानी जो प्रेम रूपी जो धारा बह रही है, का यहाँ तक भी पसारा, उसके स्नेह उसकी ममता का यहाँ तक भी वो ममता फैली हुई था, मैं यहाँ पर रहते हुए इस ममता का अनुभव कर सकता हूँ। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, कि मेरी माँ अनपढ़ है, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता, जो कि उसका पत्र पाता, कि जो मुझे उसका पत्र मिल जाता, कि यहाँ पर सभी को सबके पत्र मिलते हैं। कहता है कि मुझे मेरी माँ स्नेह की धारा लगती है, मुझे पत्र आते मेरे घर वालों के, लेकिन मेरी माँ क्या है, अनपढ़ है, उसके पत्र मुझे नहीं मिल पाते क्योंकि उसे लिखना नहीं आता। तो यहाँ पर कवि ने क्या किया है, अपने माँ की स्नेह और ममता का वर्णन किया है। इसके अंदर यहाँ पर अनुप्रास और रूपक अलंकार का वर्णन किया गया है। साहित्यिक खड़ी बोली का सफल प्रयोग किया गया है। आगे देखो, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, तो यहाँ पर किसका वर्णन आ गया, पिताजी का। तो यहाँ पर कवि ने अपने पिता के बारे में कहा है कि मेरे पिताजी जिनको बुढ़ापा, यानी वो बूढ़े तो हो चुके हैं लेकिन जिनको बुढ़ापा एक क्षण यानी एक समय के लिए भी उनके पास नहीं आया है, यानी उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनके पास बुढ़ापा आ गया है। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, जो बच्चों की तरह जवान होते हैं उनकी तरह वो अभी भी दौड़ सकते हैं, उनकी तरह वो दौड़ लगाते हैं। जो अभी भी खिलखिलाएं और जो बच्चों की तरह अभी भी खिलखिलाकर हंसते हैं। यानी कवि ने अपने पिता का वर्णन किया है कि मेरे पिता की उम्र हो चुकी है लेकिन उनके अंदर ऐसी भावना, उनका शरीर ऐसा है कि ऐसा लगता है उनको आज तक बुढ़ापा एक बार भी उनके पास नहीं आया है। वो जवानों की तरह आज भी दौड़ सकते हैं और बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस सकते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके।
वो मौत यदि उनके सामने आ जाए तो वो हिचकिचाते नहीं हैं, यानी वो मौत से नहीं डरते। शेर के आगे न बिचके, और वे शेर के आगे कभी अपने आप को दुर्बल नहीं दिखाते, वो अपना साहस नहीं छोड़ते। बोल में बादल गरजता, कि जिस प्रकार आसमान में बादल गर्जना करता है तो उनका बोल इतना तेज़ है, इतना कि जैसे लगता है कि बादल गरज रहे हैं, उनके बोल में इतनी गर्जना है। काम में झंझा लरसता, झंझा होता है यानी आंधी की तरह, कि वो काम इतनी तेज़ी से करते हैं जैसे कोई आंधी चलती है तेज़ी से, उसी प्रकार वो अपना काम भी तेज़ी से करते हैं। आगे देखो बेटा, इसमें क्या बताया गया है। इसमें कवि ने अपने पिता के व्यक्तित्व का प्रभावशाली वर्णन किया है, अनुप्रास का प्रयोग किया गया है और मुहावरों का प्रयोग भी किया गया है। कि बादलों की क्या होती है, गर्जना, शरीर के अंदर, उसके अंदर खिलखिलाकर हंसना। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके बाद आता है बेटा हमारा अगला पाठ, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके। अपने पिता के बारे में वर्णन करते हुए कहता है कि आज मेरे पिताजी गीता का पाठ करके और 260 दंड लगाकर, दंड कौन लगाते हैं, बड़े जवान जो मनुष्य होते हैं वो दंड लगाते हैं, लेकिन कहते हैं मेरे पिताजी बूढ़े नहीं हुए हैं, आज भी उन्होंने गीता का सुबह सुबह पाठ किया होगा और जवान व्यक्ति की तरह 260 दंड लगाई होंगी। खूब मकदर हिला लेकर, मुकदर होता है जो पहलवान अपने हाथों में लेकर जिसको इधर से उधर हिलाते हैं, तो कहते हैं खूब मुकदर हिला लेकर, मुठ उनकी मिला लेकर, कि उन्होंने तो अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को मिलाया होगा, उस मकदर को उन्होंने खूब हिलाया होगा। तो यहाँ पर कवि ने क्या है, अपने पिता के बारे में वर्णन किया है कि जो अपने पिताजी हैं उनको बुढ़ापा नहीं आया है, वो मौत से नहीं डरते, शेर के सामने कभी अपना सांस नहीं छोड़ते, वो जवान उतर दौड़ सकते हैं, बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस सकते हैं। आज भी उन्होंने सुबह गीता का पाठ किया होगा, दंड 260 लगाई होंगी, और जो पहलवान मुकदर हिलाते हैं आज भी उन्होंने अपने दोनों हाथों में उस मुकदर को पकड़कर उसे जोर जोर से हिलाया होगा। तो बेटा इसमें कवि ने अपनी क्या है, पिता की उनकी जीवन शैली का वर्णन किया है। यहाँ पर दंड 260 में अनुप्रास अलंकार का सफल प्रयोग किया गया है। तो बेटा ये थे हमारे इसके 9 पार्ट।